हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें काफ़ी सारी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आई होप कि सब लोग क्लासेस को देख रहे होंगे, सभी को क्लासेस जो है वो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो भाग 5 चल रहा था उसके अंदर एक नया चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपकी न्यायपालिका, आपकी जुडिशरी। ठीक है, हम भाग 5 कर रहे थे हमारे संविधान का। उससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो संविधान की ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, अब हम 5 है ना 5th भाग को कर रहे थे और 5th भाग के अंदर भी मैंने आपको बताया था 3 सेक्शंस होते हैं। एग्जीक्यूटिव थे आपके, है ना, लेजिस्लेचर थे आपके, यानी कि संसद थी आपकी। एग्जीक्यूटिव में हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिमंडल। ठीक है, फिर हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कैग, इनको भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने क्या करा था, उसके बाद में हमने करा था लेजिस्लेचर, यानी कि आपकी जो संसद होती है, संसद में जो दोनों ही सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो किस तरीके से काम करते हैं। आपकी सदनों की जो समितियां होती है, यानी कि आपकी पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती है वो किस तरीके से काम करती है। जो आपका बजट है वो किस तरीके से पारित होता है, किस तरीके से पास होता है, इससे जुड़ी हुई मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस कराई है। बहुत ही डिटेल में पूरा संसद जो है वो कवर करवा दिया है विद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। तो अगर ये 3 से 4 क्लासेस जिसने भी कर ली संसद की, उससे संसद का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ये मैं लिख के दे देती हूँ। ठीक है, फिर अगर एग्जीक्यूटिव के क्लासेस की बात करें तो भी मैंने यहाँ पे 4 से 5 क्लासेस में पूरा आपका एग्जीक्यूटिव जो है पूरी 40 से 45 मिनट की भर भर के आपको थ्योरी पढ़ाई है, भर भर के आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कोई प्राइस नहीं है, वरना यही सेम मटेरियल आपको बहुत ही हज़ारों रुपये का प्राइस के अंदर देना पड़ता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा मटेरियल मिला है। अगर इस फ्री मटेरियल से आप चाहो उतना ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। ठीक है, दोनों ही सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेचर भी। अब हम शुरू करने वाले हैं आज हमारी क्लास जुडिशरी से, यानी कि न्यायपालिका से। ठीक है, न्यायपालिका के मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 लेक्चर ही बने आपके, ज़्यादा ना बने, लेकिन 2 से 3 लेक्चर में पूरी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करती है, आपकी हाई कोर्ट किस तरीके से काम करती है, इसके अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके है ना अनुच्छेद दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि मैडम जो है वो आधा अधूरा ही पढ़ा के चली जाएगी, नहीं। जितनी भी आप प्रीवियस की क्लासेस देखोगे, हर एक टॉपिक का हर एक बड़ी सारी की क्लास लेकर आई हूँ मैं। इनफैक्ट कभी कभी तो एक टॉपिक की 2 से 3 क्लासेस भी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो मूल अधिकार होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें भी आपकी 2 से 3 क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका छोटा चैप्टर था तो एक ही क्लास लगी उसमें, है ना। जैसे अभी 5वां भाग है, ये आपका काफ़ी बड़ा भाग है, तो इसमें कितनी सारी क्लासेस जो है, एक एक सेक्शन की 4 से 5 क्लासेस हो रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुफ्त में आपको इतना सा अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको छोड़ना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देनी चाहिए। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छे से क्लासेस को देखो, बार बार रिवाइज करो भाई, कितनी भी बार देख लो, कोई पैसे तो लगने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो अच्छे से क्लासेस को देखो, इनको रिवाइज करो, इनके नोट्स बनाओ और अच्छे से परफॉर्मेंस दो, अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करके आओ। ठीक है, तो ये आपकी क्लास का इंट्रोडक्शन था। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हर्षिता मैम की पाठशाला, है ना, हर्षिता मैम की पाठशाला जो मेरा है पर्सनल टेलीग्राम चैनल, उसका यहाँ पे लिंक लगाना मैं भूल गई हूँ इस बार, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर टाइप करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, फिर आप वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे ऐसी मेरी जो फोटो लगी हुई है वो आपको दिख जाएगी। तो आप अब मेरे को पहचानने ही लगे हो, तो फिर आप पहचान जाओगे कि भाई ये तो हर्षिता मैडम ही है जो हमको पढ़ाती है, ये मैम का ही चैनल है। और आप अगर मेरे साथ में कनेक्टेड होना चाहते हो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। फिर वहाँ पे हम पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हम काफ़ी सारी ढेरों सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे करते हैं टेलीग्राम पे। जैसे कि क्विजेज़ जो है वो आपके वहाँ पे होते रहते हैं, कोई भी आपकी क्लासेस अपलोड होती है तो क्लासेस के जो लिंक वगैरह है वो मैं वहाँ पे ही शेयर कर देती हूँ, तो आपको बार बार यूट्यूब पे आके चेक नहीं करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपकी कोई भी कहीं पर नई जॉब की ओपनिंग आई है, कोई कहीं पर नई वैकेंसी आई है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है टेलीग्राम पर ऑटोमेटिक ही। आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ आ रही है, कोई भी नई करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी है, तो सारी ही चीज़ें जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पर्सनली आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है, टाइप करके हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, और फिर वहाँ पे फोटो दिखेगी तो उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो था आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम आगे क्लासेस के अंदर अब पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अब आज की जो वीडियो है वो आपकी मैंने बता ही दिया है, जुडिशरी हम शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर आपकी न्यायपालिका। जुडिशरी में भी आपकी 2 से 3 क्लासेस बनेगी। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में करेंगे। ठीक है,
एक क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, फिर हम दूसरी कोई क्लास होगी उसके अंदर फिर हम हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही है हमको। उससे पढ़ने से पहले हमको पूरी हायरार्की को देखना होगा कि इंडिया के अंदर किस हायरार्की के अंदर आपकी कोर्ट्स जो है वो बनी हुई है, ठीक है। आपके जो कोर्ट है वो इंडिया में किस हायरार्की के फॉर्म में बने हुए हैं, और ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए भाई। इससे सवाल भी आ सकता है, और सवाल नहीं भी आता है तो इंडिया के सिटीजन होने के नाते, और हम तो खैर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट होने के नाते ही हमको पता होना चाहिए कि आपकी जो है ना कोर्ट की हायरार्की है वो किस तरीके से है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले आपकी आती है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे क्या है आपकी, उसके नीचे है आपकी हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरी आपकी एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, आपकी हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर उसके अंडर में आती है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब एक और बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंडर में आपकी हाई कोर्ट आएगी, आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट आएगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर भी जितने सारी चीज़ें आती है वो सारी सब कुछ किसके अंडर में आएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के है ना अंडर में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आती है आपके पास में हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंडर में क्या आएगी, उससे निचले लेवल की जितनी भी कोर्ट है वो सारी आ जाएगी आपके हाई कोर्ट के अंदर कंट्रोल में। और उसके निचले स्तर पे होती है आपके पास में सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके निचले स्तर पे जितनी भी आपके जजेस वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी आपकी आ जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, ठीक है। जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना, ट्राइब्यूनल्स हैं आपके, वो भी आपके हाई कोर्ट में ही आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उससे नीचे आपकी हाई कोर्ट होती है, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, भाई हाई कोर्ट तो आपके स्टेट लेवल पे हो गई ना, पर एक राज्य में तो एक ही तो बन सकती है ना, 10 थोड़ी ना हो सकती है। लेकिन उन राज्यों में भी अलग अलग जिले होते हैं हमारे पास में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है आपके पास में सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। सिविल को है ना, जो आपके केसेस होते हैं, जैसे कि कोई चोरी चकारी के केसेस हो गए, कोई भी सिविल केसेस जो हैं उनके लिए सिविल कोर्ट है। कोई मार धाड़ के केस है, मर्डर वगैरह के केस है ना, जिनको हम क्रिमिनल केसेस बोलते हैं, तो क्रिमिनल के लिए है ना क्रिमिनल कोर्ट है। और रेवेन्यू से जुड़े हुए जो भी आपके मैटर्स हैं उनके लिए रेवेन्यू कोर्ट आता है, ठीक है। सिविल कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो आपके जज होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल कोर्ट में आपकी सेशन कोर्ट, जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट होती है उसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं, और इसमें जो जज बैठते हैं उसको हम बोलते हैं सेशन जज, ठीक है। और जो रिवेन्यू कोर्ट होती है उसको, उसके अंदर जो आपके आते हैं बोर्ड ऑफ रिवेन्यूज आते हैं। फिर आपकी निचले अलग अलग, और इसमें काफ़ी सारी तहसीलदार होते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार होते हैं। इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे आपकी है ना सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हायरार्की है आपकी हाई कोर्ट, उसके नीचे हायरार्की आती है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि आपके जिले के लेवल पे होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है। और ये भी आपकी क्रिमिनल केसेस के लिए अलग है ना, सिविल केसेस के लिए अलग है आपकी, और आपके रेवेन्यू के केसेस के लिए अलग है। क्रिमिनल केसेस में आपके सेशन कोर्ट हम कहते हैं उसको, क्रिमिनल केसेस वाले को, जिसमें सेशन जज जो है वो बैठता है। जो आपकी सिविल केसेस होती है, जो आपकी सिविल कोर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो जज बैठते हैं उसको बोलते हैं, तो सिविल कोर्ट ही है, उसमें जो जज बैठते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और रेवेन्यू में होता है आपके पास में, रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। इतनी हायरार्की भी याद हो गई तो फिर बल्ले बल्ले है आपकी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि और डिटेल में क्या क्या बातें बताई हुई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होता है आपका, संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। मैंने संवैधानिक निकाय के बारे में आपको आई थिंक बताया हुआ है कि जो भी चीज़ें संविधान में बताई हुई है, जिनके बारे में भी कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ भाग, कोई अनुच्छेद आपके संविधान में दे रखा है, इसका मतलब वो आपका संवैधानिक निकाय है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो यहीं पे आपका सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होता है, संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमारे संविधान में कोई प्रावधान दे रखा है तो वो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर मैंशनड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में मैंशनड है, यानी कि हमारे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ये अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 124 से लेकर 147 तक जितने भी आपके अनुच्छेद आते हैं वो आपके किसके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, हाई कोर्ट के नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही बता रही हूँ, हाई कोर्ट के लिए अलग है, ठीक है। ये भाग 5 के अंदर ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी सेंट्रल लेवल की है, मैंने बताया अभी, तो आपकी ये भाग 5 में है। हाई कोर्ट जो है वो आपकी है ना भाग 6 में आएगी, जहाँ पे हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की सरकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो है आपकी राज्य लेवल पे होती है, स्टेट के लेवल पे होती है, तो आपकी भाग 6 में है, भाग 5 में नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाग 5 में ही आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही है, परंतु नहीं,
सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय आपके भाग 5 में है, भाग 6 में आपकी हाई कोर्ट है, ठीक है। और भाग 5 में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक आपके आते हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स, ठीक है। फिर अब है ना, अगर आगे देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो जजेस का नंबर जो है वो आपका है ना कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में आपके टोटल 8 जजेस हुआ करते थे, ठीक है। फिर बाद में इनको है ना धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ा दिया गया, 9 जजेस हुए, 12 जजेस हुए, 30 हुए, 32 हुए, और ऐसे करके आज की डेट में 32 से भी ज़्यादा जजेस हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आज की करंट डेट में कितने जजेस हैं। अभी अगर मैं आपको आज की डेट का बता दूंगी ना, जजेस का नंबर बता दूंगी अगर मैं आपको आज की डेट का, तो आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप है ना, चाहे आपका एग्जाम 1 साल बाद में होता है, 6 महीने बाद होता है, 2 साल बाद में होता है, आप वो आज वाली डेट ही याद करके चले जाओगे, है ना, कि भाई इतने नंबर मैडम ने बताए थे, जजेस जो है वो इतने हैं। पर मैं इसलिए आपको आज की डेट का जो जज है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको खुद को क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है कि भाई आज की डेट में हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जजेस हैं, ठीक है। वो आपको देखना है खुद से, और फिर जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ, 1 साल 2 साल, जब भी आप इसको पुरानी वीडियो को भी देखो, तो जो भी वीडियो को देखे, आपका एग्जाम होने से पहले आपको जितने भी करंट डेटा है उसको चेक करने के बाद में ही आपका एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि डेटा जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी बदल सकती है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं आप खुद से सर्च करोगे, उसको अपने नोट्स में ऐड करोगे, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि कितने जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब बनी थी, तो 26 जनवरी 1950 को आपकी सुप्रीम कोर्ट बनी थी। लेकिन आपको याद है जब मैंने आपको 1935 वाला अधिनियम करवाया था, 1935 वाला जब मैंने आपको एक्ट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1935 में ही आपकी एक फेडरल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहला तो सवाल आता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, 1935 में जो फेडरल कोर्ट है वो इस्टेब्लिश कहाँ पे हुई थी, आप मुझे वो कमेंट करके बताओगे। देखो तो सही आपको कितना पुराना याद है, ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि 1935 में आपकी एक फेडरल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, उसी फेडरल कोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट, वो थी आपकी फेडरल कोर्ट। लेकिन फिर हम सुप्रीम कोर्ट हमारी लेकर आए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये दोनों ही डेट में बच्चों कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम आपने तो उस टाइम पे तो 1935 बताया था, अब आप बता रहे 1950, तो वो एक फेडरल कोर्ट है, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ओपनिंग की डेट क्या थी भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेट तो है इसकी 26 जनवरी 1950, लेकिन ओपनिंग कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, 28 जनवरी 1950, 2 दिन बाद में, ठीक है। तो ये डेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में देखें, तो यहाँ पे एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर आगे मैं काफ़ी सारी स्लाइड्स लेकर आई हूँ जहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मोटा मोटा देख लें तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगी, पर अगर ये पूछे सिंपली कि अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ओथ की, यानी कि जो शपथ लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं, राष्ट्रपति के सामने ही लेंगे भाई, ठीक है। रिटायरमेंट की एज क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज है 65 यानी कि 65 वर्ष, ठीक है। फिर अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें कि इनको अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो किसको देते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में सारी बातें बताई हुई है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, अगर किसी को है ना इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ओथ लेते हैं यानी कि शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। और एक और क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, रिटायरमेंट की एज क्या है इनकी, 65 वर्ष यानी कि 65 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बताई हुई है। 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक तिथि है इसकी, और हमने इसको ओपनिंग कब करी थी, 28 जनवरी को, 2 दिन के बाद में, ठीक है। बाकी इसमें आपके पहना प्रेजेंट में जजेस कितने हैं वो आप मेरे को कमेंट करके बता ही दोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है अब उसको हम यहाँ पे डिटेल में अब देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप इतना एक बार ओवरव्यू तो पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसमें किस तरीके से काम होता है, नियुक्ति कौन करता है, रेजिग्नेशन, ओथ वगैरह एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये आपके सभी है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 143, मैंने क्या बताया, आर्टिकल जो है वो आपके 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें 124 आर्टिकल, तो 124 आर्टिकल किसकी बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि एक सुप्रीम कोर्ट का है ना स्थापना होनी चाहिए, आर्टिकल 124 बात करता है। 125 आर्टिकल बात करता है सैलरी ऑफ द जजेस की, जजेस की जो सैलरी है, जो उनका वेतन वगैरह है वो कहाँ से आएगा, किस प्रकार आएगा, कितना आएगा, वो सारी बातें बताई हुई
अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 126 क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, उनके बारे में बताया हुआ है, यानी कि आपके जो है ना कार्यवाहक जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताया हुआ है अनुच्छेद 126 के अंदर। फिर आर्टिकल नंबर 127 में बताया हुआ है एडहॉक जजेस जो होते हैं आपके, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में बताया हुआ है। सभी आर्टिकल पता होने चाहिए भाई, जब है ना 124 जो आर्टिकल नंबर है उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी है ना एक नियुक्त होनी चाहिए आपके राज्य के अंदर, आपके इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर 125 में बताया हुआ है सैलरी के बारे में, जजेस की सैलरी किस तरीके से होगी। 126 में बताया हुआ है जो आपके कार्यवाहक जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। 127 में बताया हुआ है जो आपके एडहॉक जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। फिर आर्टिकल नंबर 128 में क्या बताया हुआ है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 129 में बताया हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। अभी हम देखेंगे कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है। तो आपके पास में जितने भी कोर्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इनके पास में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ये जो भी अपनी सुनवाई करते हैं, जो भी अपना डिसीजन वगैरह लेते हैं, उसको एक किताब के अंदर, एक किताब समझ लो कि किसी किताब में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, प्रूफ के टाइम पे कि भाई ठीक है आपने आज की तारीख में इस केस में ये सुनवाई, ये जजमेंट अपना दिया है, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे जाके क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जब पता चलता है कि भाई है ना आपके जो है ना आपने उस टाइम पे तो ये वर्डिक्ट दी थी, लेकिन आज है ना ये वर्डिक्ट जो है वो ऐसे क्लैश हो रही है, उस वर्डिक्ट की वजह से, आपके उस जजमेंट की वजह से ऐसी मुसीबतें आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उस टाइम पे हम वो दिखा सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि भाई देख लो हमने रिकॉर्ड करा हुआ है, हमने है ना रिटन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में तुम्हारी जो जजमेंट है वो हमने हमारे पास में रिकॉर्ड करके रख रखी है, आपने उस टाइम पे ये बात बताई थी, अब आप ये बात बता रहे हो तो ये कैसे चलेगा। या कुछ भी अगर हमको है ना कोर्ट को एविडेंस के तौर पे दिखाना होता है उनकी ही जजमेंट वगैरह, तो हम उसको पहले रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो वो होता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आगे हम क्लास में इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी दिखी है ना बताई हुई है 129 आर्टिकल में। फिर आपके पास में 131 आर्टिकल है। 131 में क्या बताया हुआ है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या होता है, अभी इसको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 131 अनुच्छेद आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे क्वेश्चन, है ना, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, यूपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल नंबर 132 से 136 में बताया हुआ है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना उच्चतम न्यायालय की जो अपीलेट क्षेत्राधिकार होता है उसके बारे में बताया हुआ है अनुच्छेद आपका 132 से 136 के अंदर। फिर आपका आर्टिकल नंबर 137 में बताया हुआ है ना जुडिशियल रिव्यू के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना समीक्षा का जो आपका प्रावधान है वो दिया हुआ है ना आर्टिकल नंबर 137 में। फिर आर्टिकल नंबर 141 में बताया हुआ है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 141 में क्या बताया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कानून है वो इंडिया के अंतर्गत, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है ना, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत जितने भी कोर्ट आते हैं उनको उसका कानून, उसका जजमेंट मानना ही पड़ेगा। ये कहाँ बताया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 141 के अंदर, ठीक है। और 142 में क्या बताया हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अनलेस एज टू बी डिस्कवरी। और आर्टिकल नंबर 143 में क्या बताया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास में एक पावर है, उसको एक है ना ऐसी शक्ति दे रखी है कि अगर उसको कभी ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि इस केस में उसको सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए, उससे सलाह मशवरा करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी है ना डिस्कशन जो है वो कर सकता है, उससे कंसल्ट जो है वो कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकता है। तो ये जो आपका प्रावधान है, ये जो पावर है, ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो बताई हुई है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 143 के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी आपके अनुच्छेद थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, 124 से लेकर 143 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, सभी को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल के इसमें काफ़ी सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जो हम डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से, एक एक आर्टिकल को या फिर एक एक चीज़ को अब हम इन डेप्थ में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया, आर्टिकल नंबर 124 से 147 के अंदर दे रखा है इसका अनुच्छेद, और भाग 5 के अंदर आपकी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो यूएसए की। तो यूएसए ऑन द अदर हैंड फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय दिस है ना फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉ आर एनफोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी। क्या बोल रहा है, जो आपकी यूएसए की जो कोर्ट है ना, यूएसए में भी आपके पास में फेडरल कोर्ट और आपकी है ना स्टेट जुडिशरी है, यानी कि फेडरल लेवल पे भी उनके पास में कोर्ट है ना, कोर्ट है,
और स्टेट लेवल पे भी उनके पास में है ना स्टेट की जुडिशरी है। पर दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर किन दोनों में? इंडिया की जो कोर्ट है उसमें और जो यूएसए की अमेरिका की जो कोर्ट है उसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है वो समझने की जरूरत है। पहले हिंदी में रीड करके समझा देती हूँ। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कानूनों की संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे समझो बात को, जो आपकी अमेरिका है वहाँ पे फेडरल लेवल पे एक कोर्ट है, फेडरल यानी कि सेंटर लेवल पे एक कोर्ट है, तो सेंटर के जितने भी मैटर्स होंगे ना, नेशनल लेवल के जितने भी मैटर्स होंगे वो सारे आपके उस फेडरल कोर्ट में जाएंगे, है ना। और उनके पास में अलग अलग वहाँ पे 50 राज्य हैं। जबकि अमेरिका है वहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 50 स्टेट में अपनी अलग अलग स्टेट की जुडिशरी भी है, यानी कि राज्य की उनके पास में न्यायपालिका भी है। तो राज्य से जुड़े हुए कोई भी ऐसे मैटर होंगे जो उस स्टेट से जुड़े हुए होंगे, तो वो जो राज्य से जुड़े हुए जितने भी कानून के जितने भी मैटर्स वगैरह हैं वो सारे आपके राज्य की न्यायपालिका में ही जाएंगे, वो फिर फेडरल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और आपके है ना क्या बोलते हैं संघीय या फिर जो आपका है ना सेंटर लेवल पे जो आपके जो भी मैटर्स वगैरह जो भी केसेस वगैरह हैं वो जाते हैं आपकी फेडरल जुडिशरी के अंदर, ठीक है। संघीय न्यायपालिका के अंदर, वो राज्य न्यायपालिका के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे बिल्कुल है ना सेपरेशन करा हुआ है फेडरल जुडिशरी को और आपकी स्टेट की जुडिशरी को। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में आपका मैटर जो है वो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी सेपरेशन नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपके है ना राज्य के मैटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके है ना हाई कोर्ट में ही जाएंगे, या जो आपके है ना सेंटर लेवल के मैटर्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। ऐसा कुछ भी है ना वर्गीकरण हमने यहाँ पे नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका की जो कोर्ट सिस्टम है वहाँ पे क्या क्या अंतर है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे। फिर आगे हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनऑगरेटेड ऑन है ना 28 जनवरी 1950, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अब हमारे संविधान में क्या बताया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कब मिला था? 26 जनवरी को। लेकिन इसकी ओपनिंग कब हुई थी? 28 जनवरी को, 2 दिन बाद में, ठीक है। इट सक्सीड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि है ना क्या बोला है 28 जनवरी को हुआ था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के बाद आया था। मैंने अभी आपको समझा दिया ये पॉइंट कि 1935 का जो हमने अधिनियम देखा था वहाँ मैंने आपको समझाया था कि 1935 का जो अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ पे एक हमने फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश करा था। उसी फेडरल कोर्ट का नाम बदल के हमने बाद में 1950 में उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम रख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन देखें अगर हम तो नंबर ऑफ जजेस एट प्रेजेंट में कितने हैं, जो है ना जो आपके जजेस हैं उनकी संख्या कितनी है वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर बोला हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक तो न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, परंतु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद ही की जाती है। यानी कि आपके अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, साथ ही साथ जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन उसके लिए उनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता है। किससे? एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और कभी कभी हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस से। वो अगर उनको लगता है कि भाई मेरे को उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए तो वो उनसे भी पूछताछ कुछ ना कुछ एडवाइस जो है कंसल्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कंसल्टेशन के बाद में ही जो आपके सुप्रीम जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 124 और 217 में बताया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। आर्टिकल नंबर 124 अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 124 में क्या बताया हुआ है? एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस की नियुक्ति कैसे होगी वो बताया हुआ है आपके आर्टिकल नंबर 124 में। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार होगी, उसके बारे में बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 124 में। और जो आपके हाई कोर्ट है उनकी नियुक्ति उनकी जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी वो बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 217 के अंदर, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। 124 है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर और 217 है आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लेना तीनों ही केसेस को,
क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आपकी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं भर भर के, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी, वो कंट्रोवर्सीज क्या है और उन कंट्रोवर्सीज को लेकर आपके 3 केसेस आए थे। प्रथम न्यायाधीश मामला है ना, दूसरा न्यायाधीश का मामला और तीसरा न्यायाधीश का मामला, यानी कि फर्स्ट जुडिशरी केस जो आपका 1982 में आया था, सेकेंड जुडिशरी केस जो आपका 1993 में आया था और थर्ड जुडिशरी केस या फिर थर्ड जज केस जो आपका 1998 में आया था। तीनों ही जजेस के केसेस के बारे में पता होना चाहिए, इनकी डेट पता होनी चाहिए कि पहला तो आया था 1982 में, दूसरा आया था 1993 में, तीसरा आया था 1998 के अंदर। तो तीनों की डेट्स आपको पता होनी चाहिए, तीनों में क्या क्या बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने ओपिनियन दिए, क्या जजमेंट दिए, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जो आपका प्रथम न्यायाधीश का जो मामला हुआ था जो कि 1982 में हुआ था, उसमें क्या बात हुई थी, फर्स्ट जज केस 1982 कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अब ये जो केसेस हैं ये आए क्यों, बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इससे पहले वाली जो मेरी स्लाइड थी, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दैट, मैंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जजेस है ना, चीफ जस्टिस जो हैं आपके, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपके, या फिर जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु कंसल्ट करके करते हैं। अलग अलग जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनसे कंसल्टेशन करने के बाद में, उनसे परामर्श लेने के बाद में ही वो उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो आपका अब प्रथम न्यायाधीश का जो मामला आया था 1982 में, उसमें क्या बात हुई, उसमें कहा गया कि न्यायालय ने है ना, इस पहले वाले मामले में बोला कि न्यायालय ने माना कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है और इसका तात्पर्य केवल विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि पहले जज केस में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग जजेस से कंसल्ट तो करेंगे, परंतु वो कंसल्ट करके अलग अलग जजेस जो है वो क्या एडवाइस देते हैं, वो राष्ट्रपति माने ही माने, ये ऐसी कोई भी बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि दूसरे जजेस ने बोल दिया वो बात राष्ट्रपति को करनी ही करनी है, नहीं, सिर्फ सलाह मशवरा किया है, उनसे डिस्कशन कर लिया है, बाकी जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रपति का ही होगा। अब चाहे वो उनकी जजेस की बात माने चाहे ना माने, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई भी है ना गलत बात नहीं है, कोई भी ये बाइंडिंग डिसीजन नहीं होगा। ये कब बोला गया, पहला जो आपका जज का केस हुआ था, प्रथम जो आपका न्यायाधीश का मामला हुआ था 1982 में, उसमें बोला गया, ठीक है। अब दूसरे तीसरे में क्या होता है, यहाँ पे कहानी जो है वो बदल जाएगी। अब देखना क्या होता है, दूसरा जो आपका केस आया था, दूसरा न्यायाधीश का मामला आपका 1993 में आया था, सेकंड जज केस, इसमें क्या बोला गया, इट रूल्ड दैट एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। क्या बोला है, जो आपका सेकंड जज केस हुआ था 1993 के अंदर, इसमें बोला गया कि एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर हम अपॉइंटमेंट करते हैं, हम यानी कि राष्ट्रपति, है ना, तो अगर राष्ट्रपति आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते टाइम पे उनको जो आपके उच्च न्यायाधीश हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उनसे परामर्श जो है वो लेना पड़ेगा, और वो परामर्श जो है वो उनके लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, उनके लिए वो बाइंडिंग होगा। जो परामर्श देंगे आपके, है ना, जो आपके चीफ जस्टिस है, वो जो भी परामर्श देते हैं वो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, वो उनके ऊपर बाध्यकारी होगा। परंतु बट यहाँ पे लगाया हुआ है, बट क्या है, चीफ जस्टिस जो है जो भी परामर्श राष्ट्रपति को देंगे वो अपने बिहाफ पे नहीं देंगे, भाई मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा होना चाहिए तो राष्ट्रपति को वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं, वो आगे और 2 जजेस से, है ना, 2 आगे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनसे और आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करेंगे, और फिर तीनों लोग कंसल्ट करने के बाद में राष्ट्रपति को अपना जो भी परामर्श है वो देंगे, और राष्ट्रपति को वो परामर्श है ना मानना बाध्यकारी होगा। ये किस में बात हुई, ये आपकी बात हुई दूसरे न्यायाधीश मामले के अंदर, जो कि 1993 में आया था। हिंदी में पढ़ के समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला है कि इस मामले ने, है ना, इस फैसले ने सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। यानी कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, अगर उनके जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस की जो भी आपकी परामर्श होगी वो बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम, है ना, जो उनके 2 और जो सीनियर मोस्ट जज है, 2 और उनके वरिष्ठ जो है ना सलाहकार हैं,
उनसे सलाह लेने के बाद इस मामले पर अपनी सलाह जो है वो देंगे। यानी कि जो आपके चीफ जस्टिस जो है, मुख्य जो आपके न्यायाधीश हैं, वो आगे और 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से, यानी कि 2 उनके जो भी सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे उनसे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद में वो अपना सलाह मशवरा जो है, अपना परामर्श जो है वो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति को वो उनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी, वो बाध्यकारी होगी। ठीक है, फिर अब आपका ये सेकंड केस में हो गया। थर्ड केस में क्या बात होती है? थर्ड केस आता है आपका 1998 में। इसमें बात होती है कि सिमिलरली इन द थर्ड केस 1998 कोर्ट ओपिनियन दैट कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। यानी कि जो आपका तीसरा न्यायाधीश मामला था जो कि 1998 में आया था, उसमें बात हुई कि न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुल न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। जो दूसरे वाले में बात बोली थी ना, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर दिया तीसरे केस में। दूसरे में क्या बोला था कि राष्ट्रपति को उच्च जो आपके है ना सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को है ना अपॉइंट करने के लिए उनको मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करना पड़ेगा और उनकी जो भी उनकी रिकमेंडेशन या फिर जो भी उनकी परामर्श होंगे वो बाध्यकारी होंगे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपने अनुसार डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपने अनुसार परामर्श नहीं दे सकते हैं। उनको आगे चल के और 2 वरिष्ठतम जो भी सहयोगी होंगे उनसे क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात हुई आपकी दूसरे केस में। तीसरे केस में क्या हुआ? तीसरे केस में थोड़ा सा वर्डिक्ट को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? यहाँ पे कहा कि हाँ ठीक है, आपको राष्ट्रपति को है ना, जो आपके चीफ जस्टिस हैं, जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे कंसल्टेशन तो करना ही पड़ेगा और इनफैक्ट उनकी जो भी एडवाइस होगी, जो भी उनका कंसल्टेशन होगा, जो भी उनका परामर्श होगा, वो बाध्यकारी तो होगा ही होगा। इतनी बात तो सेम टू सेम बोली। लेकिन आगे की जो बात है ना कि जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनको आगे चल के 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से सलाह लेनी पड़ेगी, उसमें बदलाव करके क्या कह दिया? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरे वाले केस में कि जो 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से सलाह लेते थे जो आपके मुख्य न्यायाधीश, अब वो 2 से सलाह नहीं लेंगे, अब वो और ज्यादा आपके जो भी है ना वरिष्ठ सहयोगी होते हैं उनसे सलाह लेंगे, सिर्फ 2 से ही सलाह नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कॉलेजियम सिस्टम आता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम आपका एक ऐसा कॉलेजियम बनाया हुआ है, यानी कि आपका एक ऐसा समझ लो ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग है ये कॉलेजियम, हाई कोर्ट के लिए अलग है ये कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम में कितने लोग बैठते हैं और यही लोग जो है वो आपकी नियुक्ति करते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की। लेकिन मतलब नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा ही, परंतु उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा इन सभी जजेस से, इन सभी कॉलेजियम में बैठने वाले लोगों से। ठीक है, अब कॉलेजियम में बैठते कितने लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपके बैठेंगे 4 तो सबसे सीनियर मोस्ट जज है ना, सबसे जो आपके वरिष्ठतम जो भी है ना जज होंगे, 4 तो वो जज होंगे और एक होगा आपका कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जहाँ पे 5 लोग होते हैं। 4 तो सीनियर मोस्ट जज हो गए, एक आपका हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 5 लोग हो गए। ठीक है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अलग है, इसमें 3 लोग बैठते हैं। 3 कौन कौन है? 2 तो आपके हो गए सीनियर मोस्ट जज है ना, 2 आपके सीनियर मोस्ट जज हो गए और एक हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट है ना, चीफ जस्टिस जो होते हैं एक वो हो गए और 2 आपके सीनियर मोस्ट जज हो गए। तो ये 3 लोग आते हैं आपके हाई कोर्ट के कॉलेजियम में, 5 लोग आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको नहीं पता हो इसके बारे में। तो ये फैक्ट ये है कि आपने देखा यहाँ पे 5 लोग हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें 3 ही लोग हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें भी 5 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। भाई दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, है ना। आई होप आपने ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा आपके मैथ्स की बचपन की क्लासेस के अंदर। तो जो ऑड नंबर है ना, तो ये दोनों ही 5, 3 जो है वो दोनों ही आपके ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो आप जब भी देखोगे कॉलेजियम सिस्टम में आपके हमेशा जितने भी जजेस होते हैं ना वो ऑड नंबर वाले ही होंगे, कभी भी आपको इवन नंबर के जजेस की बेंच नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे 5 जज है। ठीक है, अब मान लो 3 जज कुछ और बात बोल रहे हैं और 2 जज कुछ और बात बोल रहे हैं, तो जिसका भी बहुमत होगा उसकी हम बात को मान सकते हैं, है ना। कोई भी टाई वाली सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे वहीं पे ही अगर इवन नंबर के जज होते, अगर यहाँ पे 4 जजेस का कॉलेजियम होता या 2 जजेस का कॉलेजियम होता या 6 जजेस का कॉलेजियम होता जो कि हमारे इवन नंबर होते हैं, तो अगर 4 जजेस का कॉलेजियम होता तो ऐसी संभावना होती है कि 2 जज कहेंगे हाँ इसको जज बना दो, 2 कहेंगे ना इसको जज मत बनाओ। तो क्या होगा? टाई सिचुएशन हो जाएगी। अब राष्ट्रपति कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे,
है ना। और चलो ठीक है, एक बार ऐसा हो गया तो हम उसका सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर बार बार ऐसा ही होता रहा तो फिर सोल्यूशन तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाई की सिचुएशन होने की संभावना है। 6 जज होंगे अगर कॉलेजियम में, तो 3 जज बोलेंगे कि भाई हाँ इसको बिठा दो जज की पोस्ट पे, 3 बोलेंगे ना मत बिठाओ। 8 होंगे तो बोलेंगे 4 बोलेंगे हाँ, 4 बोलेंगे ना। तो यानी कि इवन नंबर में संभावना है कि आपका जो डिसीजन है वो टाई हो सकता है। लेकिन अगर हमने ऑड नंबर की बेंच रखी है तो यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, कभी टाई वाली सिचुएशन ही नहीं आएगी। पलड़ा कभी भी सेम टू सेम बराबर लेवल पे होगा ही नहीं, हमेशा एक पलड़ा भारी तो एक पलड़ा कम होगा ही होगा। अगर 3 लोग बोलेंगे बिठाओ तो 2 बोलेंगे मत बिठाओ, है ना। 4 बोलेंगे बिठाओ तो 1 बोलेगा मत बिठाओ, 2 बोलेंगे बिठाओ तो 3 बोलेंगे भाई इसको जज पे मत बिठाओ। तो यानी कि हम यहाँ पे बहुमत देख सकते हैं कि बहुमत कहाँ पे है, ज्यादा मेजॉरिटी कहाँ पे है, और उस मेजॉरिटी के आधार पे फिर हम डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो इस पूरे लॉजिक के आधार पे ही हमने यहाँ पे ये कॉलेजियम सिस्टम को ऑड नंबर के आधार पे बनाया है, ना कि इवन नंबर के आधार पे, ठीक है। तो जो भी कुछ मैंने पहले ही बताया था आपको संविधान पढ़ाने से, जब मैंने शुरू किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि संविधान में हर एक चीज बहुत ही लॉजिक तरीके से सोच के और फिर सोच समझ के करी गई है। ऐसा नहीं कि 5 जज जो है वो तुक्के में ही रात को सपना आया कि 5 होने चाहिए और सुबह 5 कर दिए, सपना आया कि 3 होने चाहिए और हाई कोर्ट में 3 कर दिए, नहीं। हर एक चीज यहाँ पे सोच सोच के फूंक फूंक के कदम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक है ना स्टोरी, आई डोंट थिंक कि आपको पता होगी, और अगर पता होगी तो आपको और है ना रिविजन हो गया होगा एक बार, ठीक है। तो ये आपकी तीनों कंट्रोवर्सीज के केसेस थे। पहला जज का केस 1982 में आया, जहाँ पे क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है आपके जो राष्ट्रपति हैं वो कंसल्टेशन तो लेंगे, परामर्श लेंगे, परंतु वो परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या बात हुआ, दूसरे केस जो है वो आपका 1993 में आया था। दूसरे केस में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है जो परामर्श लेंगे वो जो परामर्श है वो उनके लिए बाध्यकारी भी होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यानी कि है ना सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके जजेस होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति को जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो अकेले अपने अनुसार जवाब नहीं देंगे यहाँ पे राष्ट्रपति को, वो 2 और वरिष्ठतम सहयोगियों से डिस्कस करके और फिर परामर्श जो है वो राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, और राष्ट्रपति को उनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी, वो बाध्यकारी डिसीजन होगा ही होगा, ठीक है। फिर तीसरा केस आता है जो कि आपका 1998 में आता है। तीसरा न्यायाधीश का जो आपका मामला है वो क्या बात करता है, तीसरा मामला ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी तो है परामर्श कि ठीक है मुख्य न्यायाधीश की बात उनको माननी ही माननी पड़ेगी, परंतु जो दूसरे केस में बोला था कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो आगे चल के 2 और वरिष्ठतम सहयोगियों से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पे कहा कि 2 वरिष्ठतम आपके सहयोगी नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, यानी कि प्लूरल जजेस होंगे, बहुल न्यायाधीश होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा आपके पास में न्यायाधीश होंगे जिनसे परामर्श करेंगे आपके मुख्य न्यायाधीश, और फिर उनका परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को उनका परामर्श जो है वो मानना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सा बात है, थर्ड केस के अंदर आपका ये कॉलेजियम सिस्टम आ गया था। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम सिस्टम है 5 जजेस और हाई कोर्ट के लिए ही 3 जजेस, और यही जजेस जो है ये पांचों और ये जो 3 जो आपका कॉलेजियम सिस्टम के जो जज है आपके, ये फिर आपस में परामर्श करते हैं, किसी की भी नियुक्ति वगैरह करनी होती है तो, और फिर आपस में परामर्श करके राष्ट्रपति को बताते हैं, और फिर राष्ट्रपति को इनकी बात जो है वो माननी होती है, वो बाध्यकारी डिसीजन है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर अब है ना अगर आगे चलते हैं तो आगे क्या बोला है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी आपके राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट वैसे हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और समझा दूंगी डिटेल में, ठीक है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो ये यहीं पे आपका हाई कोर्ट के बारे में बोला हुआ है, तो ठीक है हाई कोर्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हम इसको अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें कि अपॉइंटमेंट बेसिकली होता किस तरीके से है, तो यहाँ पे बताया हुआ है जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973 प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो बताया हुआ है कि 1950 से 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी, ठीक है। 1950 से 1973 तक ये प्रथा चलती थी कि जो भी आपके सर्वोच्च न्यायालय में जो भी आपका सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सबसे जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा ना, वो आपका बनेगा चीफ जस्टिस, वो आपका बनेगा मुख्य न्यायाधीश। ये एक है ना प्रथा ही चलती थी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कहानी में वो देखो, His established convention was violated in 1973 when A.N. Rai was appointed as the Chief Justice of India by है ना
सुपरसीडिंग 3 सीनियर जज 3 अगेन इन द 1977 MU Beg was appointed as the Chief Justice of India by सुपरसेडिंग देन सीनियर मोस्ट जज। यानी कि सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है इतने बड़े पैराग्राफ में, उनकी उपस्थिति परामर्श का 1973 में उल्लंघन हुआ जब आपके जो है ना AN जो वह ना राय है उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया था एज द वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी कि सिंपल सी बात है, बिना पढ़े समझा देती हूँ। यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई 1950 से 1973 तक आपकी एक प्रथा चलती थी जहाँ पे जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे, उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, जो भी आपका सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था, जो भी आपका सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था, उसको वो बनाते थे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या है आपके है ना, यहाँ पे जब आपकी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने इस प्रथा को ही बदलने की कोशिश करी और उन्होंने जो सीनियर मोस्ट जज है उनको चीफ जस्टिस ना बनाकर किसी और को ही चीफ जस्टिस बना दिया था। फिर क्या होता है, दिस डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट वाज curtailed बाय सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जज केस 1993 इन विच सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि फिर आपका है ना वो प्रथा जो है वो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बदलने की कोशिश करी है ना। उन्होंने क्या किया, जो सीनियर मोस्ट जज था, जो आपका सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश था, उसको मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर किसी और को बना दिया गया। ठीक है, तो फिर आपका है ना जो सेकंड केस है 1993 में जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये सेकंड वाला केस, इस सेकंड वाले केस में फिर इसको लेकर भी एक और बात बताई गई। क्या बताई गई, सरकार ने इस विवेक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में कम कर दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे फिर सेकंड जो आपका जज का केस आया था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और ये कहा कि नहीं, जो आप कर रहे हो ना वो गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रथा जो है वो मानी जाती है कि जो भी आपका सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको ही हम मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त करते हैं, आप किसी और को नियुक्त कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि अब से जो भी आपका मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपॉइंट होगा, उसकी नियुक्ति होगी, वो वही न्यायाधीश होगा जो कि सबसे वरिष्ठतम होगा। यानी कि जो आपका सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही हम मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, उसको ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनाएंगे। और ये जजमेंट में कहा किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कब कहा, 1993 के सेकंड जजेस केस के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो केस है ये आपको पता चल गया होगा क्या क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ज्यूरिसडिक्शन या फिर शक्तियों के बारे में बात करें कि जो आपकी है ना सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में कौन कौन सी पावर्स है, तो आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है, मूल क्षेत्राधिकार आता है, रिट क्षेत्राधिकार यानी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन आता है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे राष्ट्रपति इनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय, मैंने बताया ना जो भी डिसीजन आपकी कोर्ट लेती है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि भाई आगे हमको दिखाने की जरूरत पड़े तो हमारे पास में एविडेंसेस रहे, है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो होता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, जो आपके राष्ट्रपति बोल रही हूँ, जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो भी आपकी वर्डिक्ट देते हैं, जो भी आपकी जजमेंट सुनाते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा करने का भी शक्ति जो है उनके पास में होती है। ठीक है, यानी कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया और अगर एक साल बाद में सेम उस केस के ऊपर कुछ भी बात छिड़ती है, कोई नया केस आता है जो कि आज के केस से जुड़ा हुआ है और आज की जो जजमेंट है वो उसको अफेक्ट कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस जो उन्होंने जजमेंट दिया था ना एक साल पहले, उसको वापस से उसकी समीक्षा कर सकती है, वापस से उसको रिव्यू कर सकती है, यानी कि वापस से उसको चेक कर सकती है कि भाई एक साल पहले मैंने इस केस से जुड़े हुए है ना मामले में क्या बात बताई थी, क्या सुनवाई में अपना जजमेंट क्या दिया था। ठीक है, यही होता है आपका न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। 7th है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संवैधानिक व्याख्या कर सकती है आपकी है ना जो भी आपकी जुडिशरी वगैरह है वो, और अदर पावर्स भी होती है, कुछ अन्य शक्तियां भी होती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 143 क्या बताता है, ऑथोराइज प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 143 जो है वो आपका बात करता है किसकी, एपिलेट, वो आपकी बात करता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार यानी कि आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की, कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्तियां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, एडवाइस जो है वो ले सकता है। अगर उसको लगता है कि किसी मैटर में, किसी मामले में उसको राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की जरूरत है तो वो उनसे सलाह जो है वो ले सकता है। ये आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार आता है किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के है ना अंडर, जो कि आपका अनुच्छेद 143 में बताया हुआ है। ठीक है, इन सभी को अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ के बता दिया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है उनके पास में। ठीक है, ओरिजिनल यानी कि मूल क्षेत्राधिकार है, रिट क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय है,
न्यायिक समीक्षा का शक्ति है, संवैधानिक व्याख्या है, अन्य शक्तियाँ भी है। ठीक है, ये सिर्फ नाम बताए हैं, आगे चल के हम इसको एक एक करके अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका मूल क्षेत्र अधिकार, यानी कि आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि हम डायरेक्टली इन मामलों में कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, या फिर ये जो आपके मामले हैं ना, ये जो आपके मूल क्षेत्र अधिकार है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्षेत्र अधिकार है जिनमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी अगर है ना आपके कोई भी अगर वाद विवाद होते हैं तो वो डायरेक्टली सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला केस है बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कुछ भी वाद विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाएगा कौन? आपका भाई सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कोई सेंटर गवर्नमेंट है और आपके राज्य हैं, तो राज्य के बीच में और केंद्रीय सरकार के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो गए, कुछ भी वाद विवाद हो गया तो सुलझाएगा कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या बताया हुआ है? बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, यानी कि केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच दूसरी तरफ कोई भी अगर वाद विवाद हो जाता है तो कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा उसको। यानी कि सबसे पहले में बोला है कि अगर केंद्र सरकार है और अगर राज्य की सरकार है, दोनों में कुछ ना कुछ अगर डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में भिड़ंत हो जाती है, कौन सुलझाएगा उसको? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, दूसरा उनका मूल क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का? एक तरफ तो आपकी कुछ राज्य की सरकार है, साथ ही साथ आपकी है ना केंद्र की सरकार भी है, यानी कि कुछ राज्य की सरकार है और आपकी केंद्र की सरकार भी एक ही तरफ है, और दूसरी तरफ आपकी अलग अलग राज्यों की सरकार है। इन दोनों के बीच में अगर कुछ भिड़ंत हो जाती है तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। ठीक है, तीसरा मूल क्षेत्राधिकार क्या है? बिटवीन टू और मोर स्टेट, एक तरफ कुछ ना आपके 2-3 राज्य हैं, दूसरी तरफ आपके 2-3 राज्य हैं, इन अलग अलग राज्यों के बीच में कुछ भिड़ंत हो जाती है, कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कुछ भी आपका है ना भिड़ंत हो जाती है, यानी कि कुछ भी अगर आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन सुलझाएगा उसको? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। ठीक है, इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उपरोक्त संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष मूल क्षेत्र अधिकार है। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब पता है आपको? एक्सक्लूसिव मतलब ये पावर, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस ही बॉडी के पास में है, यानी कि अगर इन मामलों में से कहीं पे भी कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है तो इसको सुलटारा कौन करेगा? इसका सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, ये उसकी एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, फिर क्या बोला है? हिज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, यानी कि अब 2 और केसेस है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है, वो नहीं लागू होता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका अंतर्राज्यीय जो आपका जल विवाद है, यानी कि इंटर स्टेट जो आपका वाटर डिस्प्यूट है, इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा है कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी वाणिज्य को लेकर विवाद हो जाते हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये दूसरा पॉइंट है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास में मूल क्षेत्र अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मूल क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ पे है? 3 मामलों में। 3 मामलों में तो मूल क्षेत्र अधिकार है और 2 मामलों में मूल क्षेत्र अधिकार नहीं है। कौन कौन से हैं वो? एक बार फिर से रिपीट करके समझा देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो। सबसे पहले तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में ही है। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं? मूल क्षेत्राधिकार में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले तो अगर 2 राज्यों के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी भिड़ंत हो रही है, तो उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। ठीक है, या फिर आपके सेंटर के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। या फिर आपके कुछ राज्य हैं और राज्यों के साथ में आपके कुछ केंद्र की सरकार भी है, कुछ यानी कि आपकी एक तो केंद्र की सरकार हो गई और मान लो केंद्र की सरकार के साथ में राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया ना, ये 2-3 राज्य हैं जो कि केंद्र की सरकार की तरफ है और दूसरी तरफ आपके बाकी के अलग अलग राज्य हैं। अगर इन 2 ग्रुप के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी क्लैशेस होते हैं तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगी। ये उनके पास में मूल क्षेत्र अधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनके पास में मूल क्षेत्र अधिकार नहीं है? ऐसे 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो है अंतर्राज्यीय जल विवाद।
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी मूल क्षेत्र अधिकार नहीं है। दूसरा है कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में वाणिज्य विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी मूल क्षेत्र अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये क्षेत्र अधिकार है आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब है ना रिट ज्यूरिसडिक्शन आपका और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है। बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि कोई भी आपका डिस्प्यूट है ना, कोई भी आपका जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनाते हैं तो ये हाई कोर्ट के पास में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है। उनके जो भी है ना जजमेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि अभिलेख न्यायालय उनका जो भी डिसीजन होगा उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि आगे कभी भी अगर उस मैटर को दिखाना पड़े तो हमारे पास में एविडेंसेस रहे। ठीक है, तो आज हमने देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, एक हमने देखा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, और न्यायिक समीक्षा क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि न्यायिक समीक्षा में अगर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है, कोई भी जजमेंट लिया है, तो उसको हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं, फिर से उसको चेक कर सकते हैं हम, यानी कि जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट है, जो भी आपके हाई कोर्ट है, अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जितने भी अलग अलग कोर्ट आती है वो उनके केसेस को भी फिर से समीक्षा कर सकती है। हाई कोर्ट के केस, हाई कोर्ट के अंडर में, हाई कोर्ट के अंतर्गत जितनी भी अलग अलग आपकी कोर्ट आती है वो उन सभी कोर्ट के केसेस को भी क्या कर सकती है, उसकी भी समीक्षा कर सकती है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी कि फिर से चेक कर सकती है कि भाई उस मैटर में उस कोर्ट ने क्या जवाब दिया था, या फिर उस मैटर में उस कोर्ट ने अपनी क्या सलाह दी थी, क्या जजमेंट दिया था। ठीक है, यही होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। तो ये हमने देख लिए हैं। बाकी के एपिलेट यानी कि रिट क्षेत्र अधिकार क्या है, आपका अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या है, और आपका सलाहकारी क्षेत्र अधिकार क्या है, ये हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। और आपके अभी और कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, उच्चतम न्यायालय और है ना उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, उसके सारे पॉइंट अभी हमको समझने बाकी है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आपको समझाना बाकी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो मैंने बता ही दिया है। रिकॉर्ड इट्स जजमेंट फॉर लीगल रेफरेंसेस एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, निर्णय, कार्यवाही और कार्य प्रमाण और चिरस्थायी स्मृति के रूप में सुरक्षित रख लिए जाते हैं और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है, यानी कि उनके जो भी रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, भाई आगे चल के कभी उनकी जरूरत पड़े तो हमारे पास में एविडेंसेस के तौर पे चीजें रहे। और न्यायिक समीक्षा बता ही दिया है, उनके पास में जुडिशियल है ना रिव्यू की पावर होती है, चाहे अपने डिसीजन हो कोई भी या फिर किसी अलग अलग कोर्ट के कोई भी डिसीजन हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही पास में है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करने की शक्तियां, कि वो अपने ही डिसीजन को या फिर अलग अलग कोर्ट के डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकती है, फिर से उसको चेक कर सकती है, फिर से उसका समीक्षा कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन सी शक्तियां होती है ये भी अभी हमको करना बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो भी नेक्स्ट है ना क्लास के अंदर ही करेंगे। तो अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी बची हुई है, अभी इस क्लास के अंदर काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में ही इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करना और शेयर करना, और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हो, जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।